तो सबसे पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2,78,725 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। ठीक है। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश कर दिया गया है। ठीक है, आपको पता है अब बजट पेश करने का काम किनका होता है? तो वित्त मंत्री। अगर वित्त मंत्री न रहे, ठीक है, तो ध्यान रखिए कैबिनेट स्तर का कोई मंत्री जो है राज्यों में बजट या फिर मतलब सेंटर में भी बजट पेश कर सकता है। उदाहरण के लिए जब यहाँ पे आप देखोगे जैसे अरुण जेटली साहब बीमार थे तो बजट किन्हीं और ने भी पेश किया था। ठीक है। तो इस बार जो बिहार का जो बजट जो पेश किया गया है मार्च का करंट अफेयर्स आपका 24-25 में कितने रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है? कितना पैसा है, क्या बताएंगे? 2,78,725 रुपये, 725 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2,78,725। ठीक है। ठीक है, समझ गए ना? अब हम चलेंगे से बजट का क्या क्या चीजें पे खर्च हुआ। तो सबसे अधिक बजट का बात करेंगे तो सबसे अधिक जो खर्च जो हुआ सामाजिक सेवाएं पे। ठीक है, कितने परसेंट खर्च किए गए सामाजिक सेवाएं पे? 38.99। कितने? ठीक है, 38.89 है, सॉरी 38 दशमलव कितना है, 89 है। ठीक है, ये आपके खर्च हुए सामाजिक सेवाएं पे। ठीक है, उसके बाद 29.95 की बात करेंगे तो किस पे खर्च किए गए? ठीक है, ये रुपया आता कहाँ से, सॉरी कहाँ जाता है, मैं खर्च है। ठीक है, ये खर्च है मतलब रुपया जाता कहाँ से। ठीक है, किनका माइक इको कर रहा है? जिनका माइक इको कर रहा है बंद कर लीजिए। पेज उलूज कौन पलट रहा है? ठीक है, 29.95। ठीक है, माइक खोल के रखना है लेकिन उधर का माहौल ठीक होना चाहिए, शांत होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप गाड़ी चला रहे हैं, पंखा ऑन किए हुए हैं, ठीक है, कोई काम कर रहा है, वैसे परिस्थिति में आप माइक ना खोले तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, समझ गए? तो 29.95 की बात करेंगे सामान्य सेवा के लिए। ठीक है, सामाजिक सेवा की बात करेंगे तो 38 दशमलव कितना है, 38 दशमलव, ठीक है, 89। ठीक है, अब देखेंगे अब हम क्या याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ध्यान में आप रख सकते हैं आपका आर्थिक सेवाएं के लिए कितना किया गया, 22.68। तीन ही को याद रखिए, बाकी क्या याद करेंगे। ठीक है, सामाजिक सेवा, सामान्य सेवा, आर्थिक सेवा। सामाजिक सेवा कितना है? 38.89। 38 दशमलव कितना है, 38.89। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 38 सामान्य सेवा का कितना है, 29.95। ठीक है, ध्यान रखेंगे सामान्य सेवा कितना है तो 29.95। ठीक है, और आर्थिक सेवाएं कितनी है? 22.66। ध्यान रखेंगे। ठीक है, 22.68 की बात करेंगे आर्थिक सेवा। ठीक है, सामान्य सेवा की बात करेंगे 29.95। ठीक है, सामाजिक सेवाएं की बात करेंगे तो 38.89। ठीक है, इन सारे डाटा को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, लोक ऋण की वापसी की बात करेंगे तो 8.03 है। कितना है? 8.03 जो है लोक ऋण की वापसी है। ठीक है, सामान्य सेवा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 29.95 सामान्य सेवा है। सामाजिक सेवा की बात करेंगे 38.89। ठीक है, आर्थिक सेवा की बात करेंगे 22 दशमलव कितना है, 68 है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद हो गया? तो ध्यान में रखिएगा, फिर से बोला सामान्य सेवा। ठीक है, सामान्य सेवा 29.95, सामाजिक सेवा 38.89। ठीक है, और यहाँ पे आर्थिक सेवा कितना है, 22.68। लोक ऋण की वापसी की बात करेंगे तो 8.03 है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आप देखेंगे रुपया कहाँ से आता है, ये तो रुपया कहाँ पे खर्च होता है वो है। ठीक है, रुपया कहाँ से आता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, केंद्र सरकार से सहायता कितनी मिलती है, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान कितनी मिलती है? 18.07। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो 18.70 की बात करेंगे तो केंद्र सरकार से सहायता अनुदान मिलती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, कितना है तो 18.70 की बात करेंगे तो केंद्र सरकार से सहायता अनुदान मिलती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके लोक ऋण से कितना पैसा आता था, 18.53 आता है। कितना आता है लोक ऋण से? ठीक है, 18.53। ध्यान में रखिएगा केंद्रीय करों में राज्य का अंश जो है 40.52 है, अप्रोक्स में 41%। तो नया वाला जो वित्त आयोग था वो भी बोला था राज्यों को 41% मिलना चाहिए, तो इसी से याद रख सकते 40.52 की बात करेंगे कहाँ से आता है, बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान में रखिए कहाँ से आता है, तो केंद्रीय करों में राज्य का अंश होता है। ठीक है, मतलब टैक्स में राज्य का हिस्सा कितना है, 40.52। ठीक है, लोक ऋण की बात करेंगे 18.53। ठीक है, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान की बात करेंगे 18.70। और राज्य सरकार का कर के राजस्व कितना है, राज्य सरकार के कर का राजस्व कितना है तो 19.47। ठीक है,
याद रहेगा सब? याद करना टफ है, एक जगह इसको लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सबसे पहले फिर से रिपीट करो, केंद्रीय करों में राज्य का अंश कितना है? 40.52। राज्य के कर का राजस्व कितना है? राज्य सरकार के कर का राजस्व 19.47। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान की बात करेंगे 18.70। लोक ऋण की बात करेंगे 18.53। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। राज्य का कर भिन्न राजस्व की बात करेंगे 2.63 है। और ऋणों की वसूली कितना था, मतलब इंटरेस्ट जो राज्य सरकार को जो मिलता है मात्र 0.16 है। ठीक है, आप देखेंगे सरकार की बात करेंगे किन किन चीजों पे, किन मदों में कितना खर्च करती है। तो वर्ष 2024-25 में शिक्षा सबसे ज्यादा खर्च होगा। शिक्षा का बजट की बात करेंगे तो 52,639.03 करोड़ रुपया रखा गया है। ठीक है, तो वर्ष 2024-25 में सबसे ज्यादा खर्च मतलब क्या चीज पे होगा, क्या बताएंगे? शिक्षा पे। शिक्षा करेंगे शिक्षा पे होगा। और कितना खर्च होगा, तो 52,639.03 करोड़ रुपए की बात करेंगे, शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। ठीक है, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य में कितने करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं? 2.5 करोड़। तो 2.5 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर निकले। आपको पता होना चाहिए सबसे अधिक गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार में ही। ठीक है, तो वर्तमान वित्तीय वर्ष में बात करेंगे 23-24 में कितने करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए हैं? तो 2.5 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। ठीक है, चालू वित्त वर्ष में, ठीक है, राज्य में कितना प्रतिशत विकास दर्ज किया गया? कितना परसेंट विकास दर्ज रहा? तो 10.64% की बात करेंगे, विकास दर दर्ज किया गया। ठीक है, चालू वित्त वर्ष राज्य में 10.64% विकास दर मतलब क्या किया गया? दर्ज किया गया। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता रहा हूं, 2024-25 की बात करेंगे, शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च होगा। शिक्षा पे 52,000, ठीक है, कितना? 639.03 करोड़ रुपए मतलब खर्च किए जाएंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष 23-24 की बात करो, राज्य में 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। कितने निकले हैं? 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ठीक है, चालू वित्त वर्ष में राज्य में, ठीक है, चालू वित्त वर्ष में राज्य में 10.64% का विकास दर्ज हासिल किया गया है। ठीक है, इस सबको आपको क्या रखना है, याद रखेंगे। ठीक है, आप चलेंगे बिहार विधानसभा के 21वें अध्यक्ष नंद किशोर यादव तथा नंद नारायण यादव उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, तो बिहार विधानसभा के 21वें अध्यक्ष कौन होंगे, क्या नाम है? नंद किशोर यादव। नंद किशोर यादव। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन होंगे? नरेंद्र नारायण यादव। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, एक नरेंद्र नारायण यादव की बात करेंगे, क्या बनेंगे? तो ध्यान रखें, उपाध्यक्ष बनेंगे। अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो नंद किशोर यादव जो थे अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, नंद किशोर यादव को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष का चुनाव क्या, अध्यक्ष को चुनते हैं, क्या होते हैं? चुनते हैं। ठीक है, नियुक्ति नहीं होती, क्या होती है? चुनते हैं, सदस्यों के द्वारा क्या होता है? चुना जाता है। ठीक है, तो नंद किशोर यादव को नियुक्ति की बात करेंगे तो जहां चुनाव वगैरह जैसा कोई प्रक्रिया नहीं होता, सारे सदस्य क्या करते हैं? चुन लेते हैं आपस में। ठीक है, तो नंद किशोर यादव को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया। वही नरेंद्र नारायण यादव को उपाध्यक्ष चुना गया। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, बात करेंगे वो 17वीं विधानसभा के तीसरे अध्यक्ष है। ठीक है, वो 17वीं विधानसभा के, तो इस बार विधानसभा में बहुत सारा अध्यक्ष हो गया ना, तो 17वीं विधानसभा के कैमे अध्यक्ष है? ये आपके तीसरे है। ठीक है, नंद किशोर प्रसाद ने अवध बिहारी चौधरी का स्थान लिया। ठीक है, नंद किशोर यादव जो है अध्यक्ष जो बने हैं, किनके जगह पे बने हैं? अवध बिहारी चौधरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 178 की बात करेंगे, संविधान का अनुच्छेद है, किसी राज्य की प्रत्येक विधानसभा अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष के रूप में चुनती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 178 की बात करेंगे तो किसी राज्य की प्रत्येक विधानसभा अपने सदस्यों में से क्या करती है? एक को अध्यक्ष के रूप में क्या करती है? चुनती है। ठीक है, और जर्दालू आम को जीआई टैग दिया गया, कहाँ का है जर्दालू आम, क्या बताएंगे? भागलपुर का जर्दालू आम है। ठीक है, तो देखो भागलपुर में बनेगा जर्दालू आम का उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। कहाँ पे बनेगा जर्दालू आम का उत्कृष्टता केंद्र? कहाँ पे बनेगा? अरे भाई आराम से, भागलपुर में बनेगा। क्या? प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, भागलपुर में बात करेंगे तो जर्दालू आम का क्या बनेगा? उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। ठीक है, चौथे कृषि रोड मैप का समय काल कब से कब तक है, तो क्या बताएंगे? 2023 से 28 तक सर। बिल्कुल, 2023 से 28 तक। ध्यान रखें, चौथे कृषि रोड मैप का समय कब है? इसके प्रावधानों के अनुसार भागलपुर के शाहकुंड में जर्दालू आम का उत्कृष्टता केंद्र बना जाएगा। ठीक है, कहाँ पे बनेगा? भागलपुर के कहाँ पे बनेगा? तो शाहकुंड में। ठीक है, जगह का नाम एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
राज्य में बागवानी फसलों का तीसरा उत्कृष्टता केंद्र है। कितने नंबर का उत्कृष्टता केंद्र है? तीसरा नंबर का। बात करेंगे जर्दालू आम के बारे में। हम लोग जानते हैं भागलपुर का क्या था, अनोखी आम की किस्म है। ठीक है, क्या है, कहाँ की ये आम की किस्म है, ये जर्दालू आम? भागलपुर का। विशिष्ट सुगंध के लिए मतलब जानी जाती है। ठीक है, हल्की होती है, पीला छिलका होता है, विशिष्ट सुगंध के लिए मतलब ये आम जाना जाता है। ठीक है, सब्जियों का उत्कृष्टता केंद्र की बात करें, नालंदा जिले के चंडी में स्थित है। अगर बोलेंगे सब्जियों का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है? नालंदा नालंदा जिले के के चंडी में। चंडी में। ठीक है, और ये तीसरा उत्कृष्टता केंद्र आपको बनना जा रहा है जर्दालू आम का, जो कि कहाँ पे बनेगा? भागल बनेगा तो ध्यान में रखिएगा। तो भागलपुर के कहाँ पे बनेगा? तो शाहकुंड में बनेगा। कहाँ पे बनेगा? तो शाहकुंड में बनेगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, कहाँ पे बनेगा? तो भागलपुर के शाहकुंड में बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए। आप राज्य का मतलब राज्य का पहला उत्कृष्टता केंद्र, राज्य का सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है, तो क्या बताएंगे? नालंदा नालंदा में। की चंडी में। नालंदा चंडी जिले के में। चंडी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। तो आपको नालंदा में क्या बना है, तो यहाँ पे सब्जी उत्कृष्टता केंद्र बना है। ठीक है, किस जिले में बोला? नालंदा के किस जिले, उसको कौन से स्थान पे? चंडी। ठीक है, चंडी। ठीक है, क्या है, ध्यान में रखना है, चंडी। ठीक है, अब चलेंगे बिहार विधानसभा में एनडीए ने विश्वास, हाँ ठीक है, आप देखेंगे बिहार विधानसभा एनडीए ने विश्वास मत प्राप्त कर लिया है। ठीक है, जब बीजेपी अपने समर्थित दलों के साथ सरकार बनाने के लिए घोषणा करती है, उसको बोलते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। क्या बोलते हैं उसको? नेशनल नेशनल डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। अलायंस बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं जी। संक्षेप में एनडीए। ठीक है, एक होता है आपका यूपीए होता है। ठीक है, ठीक है, यूपीए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो क्या बताएंगे? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस होता है। क्या बोलते हैं उसको? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। प्रोग्रेसिव अलायंस। तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस होता है। तो कांग्रेस जब अपना सरकार जब बनाएगी अपने समर्थित पार्टियों के साथ मिलकर, ठीक है, तो उसको बोलेंगे यूपीए। और बीजेपी जब सरकार बनाती है तो क्या बोलते हैं? एनडीए बोलते हैं। ठीक है, इंडिया। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। यहाँ पे बिहार में बीजेपी और मतलब जदयू की संयुक्त सरकार अभी वर्तमान में चल रही है। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार के विधानसभा में 129 मत प्राप्त करके विश्वास मत हासिल कर लिया है। ठीक है, अब विश्वास मत हासिल करने के लिए सीट कितनी चाहिए, मतलब कितना? आधा का विधानसभा के कुल क्षमता का मतलब आधा से एक अधिक बहुमत, 243 सीट है। एक ज्यादा कितना होगा? 122 हो जाएगा। नहीं, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। 143 सदस्य वाली बिहार विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए 122 सीट प्राप्त होना चाहिए, जबकि यहाँ पे कितना मिल गया है? बीजेपी को कितना मिल गया है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 129। सरकार को कौन लीड करेगा? तो नीतीश कुमार साहब। ठीक है, अब बात है अतिरिक्त जानकारी के बारे में, हम जान लेते हैं। सरकार में सदन का विश्वास पता लगाने के लिए एक फ्लोर टेस्ट होता है, जिसे विश्वास मत कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे कोई भी सरकार बनाने की घोषणा करती है तो एक विश्वास मत उनको देना पड़ता है। भाई साहब, सदन में जो बहुमत है उतना हमारे पास सीटों की संख्या है, हम सरकार मतलब क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। उसको क्या बोला जाता है? उसको विश्वास मत बोला जाता है। ठीक है, अब तो क्या विश्वास मत शुरू में ही आता है? बिल्कुल, विश्वास मत शुरू में आता है, कभी भी आ सकता है बीच में, जब विपक्ष को ऐसा अनुमान हो तो जो सरकार चला रही है, जो वर्तमान में जो पार्टी जो सरकार चला रही है, वो उसके पास उतना बहुमत नहीं है जितना बहुमत चाहिए, तो विपक्ष के द्वारा, ठीक है, विश्वास मत टेस्ट करने के लिए अध्यक्ष के पास प्रस्ताव रखा जा सकता है। फिर अध्यक्ष इस पर विचार करेगी और फिर आगे की प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, जब सदन का सत्र चल रहा हो तो अध्यक्ष शक्ति परीक्षण करने के लिए बुला सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लेकिन जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा तो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की अवशिष्ट शक्तियां उन्हें शक्ति परीक्षण बुलाने की अनुमति देती हैं। जैसे ही सरकार बनाने के लिए प्रस्ताव को पेश करेंगे, ठीक है, जैसे सबसे बड़ा जो दल होता है उसको राज्यपाल सरकार बनाने के लिए न्योता देती है। अगर मान लीजिए उसके पास बहुमत नहीं है उस दल के पास, लेकिन वह सबसे बड़ा दल है, तो राज्यपाल कहेगी ठीक है सरकार बनाओगे, तो बोलेगा ठीक है हम सरकार बनाएंगे। मान लीजिए बीजेपी को सरकार बनाने के लिए दिया गया, बीजेपी के पास 110 सीट मात्र है, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया गया। ठीक है, तो बीजेपी सरकार बनाएगी, लेकिन कुछ दिन के बाद राज्यपाल साहब कहेंगे से चलो अब तुम अपना क्या करो, क्या करो, फ्लोर टेस्ट करवाओ, मतलब विश्वास मत तुमको हासिल हुआ कि नहीं। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में देना पड़ेगा। अगर फ्लोर टेस्ट पास कर जाती है तो उसको माना जाएगा विश्वास मत को प्राप्त कर लिया, सरकार कंटिन्यूअस चलेगी। अगर नहीं कर पाया तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है,
शिवराज सिंह चौहान और अन्य बनाम स्पीकर मामले 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की शक्ति को बरकरार रखा कि अगर प्रथम दृष्टया यह लगे कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है तो फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नीतीश कुमार की बात करेंगे, बिहार के 9वीं बार के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, जदयू नेता नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2024 को 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ठीक है, कितनी बार मुख्यमंत्री बन गए? तो 9वीं बार। ठीक है, शपथ कब लिया है इस बार? 28 जनवरी 2024 को शपथ लिया है। ठीक है, ध्यान रखिए, पिछले लगभग 10 साल में 5वीं बार उन्होंने गठबंधन बदला। ठीक है, पिछली लगभग 10 साल में 5वीं बार उन्होंने मतलब गठबंधन बदला है। नीतीश 17 साल से अधिक समय के लिए बिहार के सीएम है। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री अपने गठबंधन सहयोग राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। ठीक है, पहले क्या था, कांग्रेस थे, आरजेडी के साथ था ना नीतीश कुमार का, लेकिन अब जाकर मतलब किसके साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया है? भारतीय जनता पार्टी के साथ इन्होंने मतलब क्या क्या गठबंधन करके, और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके बिहार में जब सरकार बनेगी तो सरकार को क्या कहा जाएगा? क्या बताएंगे? एनडीए कहेंगे। क्या कहेंगे? एनडीए। एनडीए का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था? नेशनल अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और यूपीए, यूपीए की बात करेंगे, जब अपने समर्थित पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी तो क्या बताएंगे उसको? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस होता है। ठीक है, तो एनडीए और यूपीए ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अभी वर्तमान में बात करेंगे, केंद्र में भी एनडीए की ही सरकार है। माना कि बीजेपी के पास संपूर्ण बहुमत है, अकेले भी सरकार चला सकती है, लेकिन बहुमत होने के बावजूद भी विभिन्न दलों के द्वारा बीजेपी को सपोर्ट किया गया, इसलिए अभी सरकार किसकी सरकार कहेंगे? एनडीए की सरकार कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखें, क्योंकि अन्य दल के भी मंत्री शामिल है कि नहीं है? रामविलास पासवान के भाई का नाम क्या है? क्या नाम है उसका, जिसको दिया ना खाद्य मंत्रालय दिया गया है ना? पारसनाथ। ठीक है, तो किसके? लोजप्पा से तो आते हैं ना, तो लोजप्पा से आते हैं ना, तो लोजप्पा के मंत्री भी शामिल है इस पार्टी में। एक नाथ शिंदे के पार्टी के भी मंत्री शामिल है। तो विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है वर्तमान सरकार को, तो ऐसे सरकार को क्या कहेंगे? एनडीए कहेंगे। ठीक है, अभी जो मतलब जो कांग्रेस जो चुनाव जो लड़ने जा रही है, जो विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थन से चुनाव लड़ेगी, तो उसको क्या कहा जाएगा? यूपीए कहा जाएगा। ठीक है, इसीलिए कभी कभी एक शब्द प्रयोग होता है यूपीए 1 और यूपीए 2। ठीक है, आप लोग हमेशा न्यूज़पेपर में सुनते होंगे यूपीए 1 और यूपीए 2 सुनते होइएगा ना, इसी को कहते हैं। अब चलेंगे, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को बिहार का डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई गई। ठीक है, तो बिहार के डिप्टी सीएम दो बने। कौन कौन बने? सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बने। कौन बने हैं? तो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की बात करेंगे तो बिहार के क्या बने हैं? तो डिप्टी सीएम बने हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, चलिए आप देखेंगे, नीतीश कुमार पर दल बदल विरोधी कानून क्यों लागू नहीं होता है? तो आज ही हम दल बदल के बारे में मेंस के क्लास में बता रहे थे। दल बदल विरोधी कानून के अनुसार यदि 1/3 से कम सदस्य दूसरी पार्टी में जाते हैं तो अयोग्य हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें परिवर्तन किया गया है। ठीक है, 2003 में 91वां संविधान संशोधन आया था, जिसमें 1/3 के जगह पर, ठीक है, कितना रखा गया? 2/3। ठीक है, 1/3 के जगह पे 2/3। ठीक है, नीतीश कुमार ने पार्टी नहीं छोड़ते, बल्कि वो अपने सभी सदस्यों के साथ मिलकर नया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। ऐसे उन पर दल बदल विरोधी कानून लागू होगा ही नहीं। ठीक है, मतलब वो कभी पार्टी को नहीं त्यागते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि उन्होंने पार्टी के क्यों त्यागे, पार्टी ही उनका है। वो जितना सदस्य होता है सारे के सारे मतलब क्या चले जाते हैं, उठकर किसी दूसरे गठबंधन में जाकर शामिल हो जाते हैं, इसीलिए उन पर दल बदल कानून नहीं लागू होता। अगर मान लीजिए 1/3 या फिर 2/3 अगर जाएगा तब ना पार्टी को पूरा ही मतलब मर्ज कर देते हैं, मतलब एक जगह से उठा के दूसरे जगह पर डाल दीजिए। संपूर्ण चला गया तो क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो शुरू में जो था हमारा जो कौन दल बदल से संबंधित कानून कौन सा है? 52 कितने नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में? 52 1985 52वां है। ठीक है, कब आया था? 1985 में आया था। ठीक है, तो संशोधन कब किया गया? 91वां संविधान संशोधन कब किया गया? 2003 में किया गया। ठीक है, क्या क्या संशोधन में था? तो सबसे पहले 1/3 के जगह पे 2/3 किया गया, और पार्टी छोड़ के जो मिनिस्टर लोग जो जाता था, दूसरे पार्टी में जाता था, उसको मिनिस्टर बना दिया जाता था। इसलिए बोला गया कि भाई साहब 15% से अधिक क्या हो सकता? मंत्री परिषद की संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, चाहे विधानसभा में या फिर लोकसभा में। ठीक है, कुल सदस्यों का कितने प्रतिशत मंत्री बनेंगे?
15%, ठीक है। मंत्री परिषद की संख्या पर, मंत्रिमंडल नहीं, क्या होगा, मंत्री परिषद। मंत्रिमंडल की संख्या प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है, 20 रखे, 22 रखे, 24 रखे, 25 रखे, ठीक है। लेकिन टोटल मंत्री परिषद जो होगा, इसमें कैबिनेट मंत्री होंगे, उप मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे, सबको शामिल करते हुए 15% से अधिक संख्या नहीं हो सकती। मिनिमम संख्या कितनी निर्धारित की गई, उससे कम भी नहीं हो सकती, 12 से कम भी नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए बोलता हूं मेंस का क्लास किया कीजिए, ठीक है। चलिए, डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 18वां बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 प्रस्तुत किया। तो सम्राट चौधरी क्या है, बिहार के डिप्टी सीएम है, साथ में उनको कौन सा मंत्रालय दिया गया, वित्त मंत्री। वित्त मंत्रालय भी दिखा गया, ठीक है। तो इन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण भी मतलब क्या किया है, प्रस्तुत कर दिया है, ठीक है। बिहार का अब क्या प्रमुख बिंदु क्या है आर्थिक सर्वेक्षण का, इसको जरा देख लेते हैं। तो बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी मतलब ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना, 15.5% से बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। जबकि वास्तविक जीएसडीपी की बात करेंगे 22-23 में 10.6% बढ़ के 4.4 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये 10.6% से बढ़ के 4.4 करोड़ वास्तविक होने का अनुमान है, और हो कितना गया है, तो 15.5% से बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपया हो गया है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई है, 59,637 रुपये हो गई, ठीक है। ये प्रति व्यक्ति आय क्या, ये क्या है जानते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ये आपका ईयरली दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि महीना का है, ठीक है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय कितना है, 59,637 रुपये प्रति व्यक्ति आय हो गई है, ठीक है। उच्चतम प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे, ठीक है। वाले जिले कौन है, तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय पटना में, दूसरा नंबर पे बेगूसराय, ठीक है, तीसरा नंबर पे मुंगेर चला गया, यही चेंज है। आई थिंक पहले मुंगेर पहले था, बेगूसराय बाद में था, ये चेंज हुआ है, ठीक है। पटना अभी भी पहले नंबर पे है, दूसरा नंबर पे पर कैपिटा इनकम में कौन है आगे, बेगूसराय, मुंगेर, ठीक है। ये अभी न्यूनतम में बात करेंगे, पहले भी शिवहर है, अररिया है, सीतामढ़ी है, न्यूनतम है, ये याद रहेगा डाटा, ठीक है। मैक्स उच्चतम में बता दीजिए, न्यूनतम में बता दीजिए कौन कौन है, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी। ध्यान रखिए, पटना की बात करेंगे तो पटना, बेगूसराय, मुंगेर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूनतम की बात करेंगे शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी, ये क्या है, ये न्यूनतम है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पटना, बेगूसराय, मुंगेर की बात करेंगे मैक्सिमम में है, और मिनिमम की बात करेंगे क्या है, शिवहर, अररिया और मतलब क्या है, सीतामढ़ी, ठीक है। मतलब सबसे कम शिवहर और सबसे अधिक पटना, ठीक है। देश की कुल जनसंख्या के बिहार में हिस्सेदारी कितनी है, देश की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी कितने है, बढ़ोतरी हुआ है, कितना हो गया, 9.4%। मतलब एक तरह से देखेंगे तो हर, ठीक है, हर 1000 में 94 व्यक्ति की बात करेंगे तो बिहार से है, ठीक है। 1000 में कितने व्यक्ति बिहार से, 94 व्यक्ति, ठीक है। अब बात करेंगे 2023 में जनसंख्या घनत्व 1388 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो गया, कितना हो गया, पहले 1106 था, अगर पहले के जनगणना देखेंगे 1106 है, ठीक है। अभी कितना हो गया, 1388 हो गया, कितना है ये, किसके हिसाब से बात कर रहे हैं हम लोग, आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से बात कर रहे हैं, कितना हो गया, 1388 हो गया। प्रति 1000 पुरुषों पर अनुमानित रूप से महिलाओं की संख्या कितनी है, 953, मतलब समझ रहे हैं, मतलब 47 कम है, ये बहुत बड़ी डाटा है, ठीक है। प्रति 1000 पुरुषों पर अनुमानित रूप से महिलाओं की संख्या 953 मात्र है, ठीक है। बिहार में शहरीकरण का दर 17.1% जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ठीक है। तो बिहार में शहरीकरण भी तेजी से हो रही है, क्योंकि राष्ट्रीय औसत से क्या है, अधिक है। 17.1% की बात करेंगे तो क्या है, शहरीकरण। पटना जिले में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पटना जिले में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या 44.3%। हवाई परिवहन का कार्य की बात करेंगे 2011-12 में 30 करोड़ रुपए से 7 गुना बढ़कर, ठीक है, कितना हो गया है, 228 करोड़ रुपया हो गया, ठीक है। पहले मात्र 30 करोड़ रुपया था हवाई परिवहन का आकार, तो कितना था, 30 करोड़ रुपया, उससे बढ़कर 2022-23 में 10 वर्षों में कितना हो गया है, 7 गुना बढ़कर कितना हो गया है, कितना हो गया, 228, मतलब ज्यादा ही हो गया ना, 210 ही होगा, 7 गुना ज्यादा हो गया, ठीक है। 7 गुना से भी अधिक बढ़ गया, कितना हो गया, 228 करोड़ हो गया। फिर से एक बार सारी चीजों को रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत किसने किया, बताएंगे जरा हमें,
पीएम भी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको पता है जीएसडीपी कितने प्रतिशत से बढ़कर कितना हो गया है? 15 7.5 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि वास्तविक जीएसडीपी की बात करेंगे 10.6% से बढ़कर कितना लाख होने का अनुमान है? 0.4 4 लाख करोड़, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय बताइए कितनी हो गई है? 59,637 रुपये। 60,637 रुपया। 35 रुपये, ठीक है। उच्चतम आय बताइए, उच्चतम आय वाले 3 जिला का नाम बताइए। पटना, पटना, बेगूसराय, बेगूसराय, मुंगेर। पटना, बेगूसराय, मुंगेर, ठीक है। निम्नतम प्रति व्यक्ति आय वाला बताइए। शिवहर, अररिया, ठीक है। देश की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी कितनी है? 9.4%। 100%, ठीक है। बताना है 2023 में जनसंख्या घनत्व बढ़कर कितना हो गया? 1388 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। प्रति 1000 पुरुषों का अनुमानित रूप से महिलाओं की संख्या कितनी है? 953। बहुत सुंदर, ठीक है। बिहार का शहरी 2011 के अनुसार 935 था, उसको उलट दीजिए 53 हो गया। बताना बिहार में शहरीकरण का औसत दर कितना है, क्या बताएंगे? 17.1%। चलो, पटना जिले में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या पाया जाता है, कितना है? 44.3%। कितना गुना वृद्धि देखने को मिला है? लगभग 7 गुना कह सकते हैं। ध्यान रखें, ठीक है। कितना से कितना बढ़कर कितना हो गया है? 30 करोड़ से बढ़ करके 228 करोड़ रुपए हो गया। हो गया तो 228 हो गया, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ये सारे डाटा क्या है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलेंगे। प्रसिद्ध साहित्यकार पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान का पटना में निधन हो गया, ठीक है। तो प्रसिद्ध साहित्यकार पद्मश्री का नाम क्या था जिनका पटना में हाल फिलहाल में निधन हो, क्या नाम है? डॉक्टर उषा किरण खान। बड़ा लेकिन धार्मिक नाम है, ठीक है। डॉक्टर उषा किरण खान, ठीक है। चलिए आप देखेंगे उन्होंने 2001-11 में अपने मैथिली उपन्यास भामती एक अविस्मरणीय प्रेम कथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। तो 2011 में अपने मैथिली उपन्यास का नाम क्या है? भामती एक अविस्मरणीय प्रेम कथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ये जीती थी, ठीक है। 2012 में उन्हें उनके उपन्यास, ठीक है, सृजनहार के लिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, किसके लिए? सृजनहार के लिए क्या मिला? सृजनहार के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में, ठीक है, पुष्पांजलि साहित्य सम्मान मिला है, ठीक है। 2015 में पद्मश्री से भी सम्मानित किए गए। पद्मश्री से कब मिला, इनको कब सम्मानित की गई? 2015 में, ठीक है। बात करेंगे प्रसिद्ध साहित्यकार पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान कहाँ की रहने वाली है, तो क्या बताएंगे? बिल्कुल, लहरियासराय दरभंगा की रहने वाली है, ठीक है। विशेष यही है कहाँ की रहने वाली, इसको ध्यान में रखिएगा। पद्मश्री कब मिला वो ध्यान में रखना, निधन कहाँ पे हुआ बस हो गया, ठीक है। चलिए आप देखिए, इसका एक उपन्यास है जिनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, उसका नाम क्या है? भामती एक अविस्मरणीय प्रेम कथा, ठीक है। जमुई जिले में मिली भगवान सूर्य की पालकालीन मूर्ति मिली है, ठीक है। तो कहाँ पे मिली है भगवान सूर्य की पालकालीन मूर्ति, कहाँ पे मिली है? जमुई जिले में मिली है। कहाँ पे मिली है? जमुई जिले में मिली है, ठीक है। बिहार के जमुई जिले के कौन से गांव में? सिझौरी गांव में। किस गांव में मिला है? तो बिहार के, ठीक है, जमुई जिले के सिझौरी गांव में भगवान सूर्य की एक पालकालीन मूर्ति जो है आपको मिली है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यह मूर्ति 10वीं शताब्दी के पास 10वीं शताब्दी के पाल काल की है, ठीक है। यह मूर्ति 10वीं शताब्दी के पाल काल की है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वर्ष 2022 में जमुई में ही खुदाई के दौरान पालकालीन एक शिवलिंग मिला था, ठीक है। 2022 में जमुई में ही खुदाई के दौरान क्या मिला था? एक पालकालीन शिवलिंग मिला था, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है भगवान सूर्य की पालकालीन मूर्ति, ठीक है, जमुई के किस जगह से मिला है, तो क्या बताएंगे? सिझौरी से मिला है। कहां से मिला है? सिझौरी से मिला है, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे पाल साम्राज्य के बारे में। संस्थापक कौन पाल साम्राज्य के? गोपाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लगभग 425 वर्षों तक का शासन होता है। 750 से लेके, ठीक है, कब तक? 11 से 74 तक शासन काल होगा। 750 ईस्वी में गोपाल के द्वारा पालकालीन वंश की स्थापना की गई, ठीक है। पाल शासक कन्नौज पर अधिकार करने के त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार और राष्ट्रकूट के साथ मतलब क्या होते हैं? क्या होता है? पार्टिसिपेट करते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष में, ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष में, ठीक है। इसको क्या बोला जाए? ट्राइपलेट स्ट्रगल, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? ट्राइपलेट कहते हैं ना। इसमें आखिरी रूप से विजयी किनकी हुई?
जीत किनकी हुई? पाल के, राष्ट्रकूटों की। राष्ट्रकूट जीता था। हुई थी, किसकी जीत हुई थी? कन्नौज पर अधिकार किसका हो गया था? प्रतिहारों की। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखना है, पालों ने सोमपुरा महाविहार, ठीक है, सोमपुरा महाविहार की बात करेंगे तो बांग्लादेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? वर्तमान कहाँ पे है? सोमपुरा महाविहार बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है, उदंतपुरी सहित भव्य बौद्ध मंदिर मठों का निर्माण किया, और नालंदा और विक्रमशिला के महान विश्वविद्यालयों को क्या किया? तो इन्होंने संरक्षण भी दिया है। ठीक है, तो सोमपुरा महाविहार, उदंतपुरी महाविहार, इस सबका निर्माण किसने करवाया? मंदिर मठ का निर्माण यहाँ पे किसने करवाया? तो पालकालीन शासकों ने करवाया। ठीक है, नालंदा और विक्रमशिला महान विश्वविद्यालयों को संरक्षण दिया, गांव वगैरह दे रखा था इनको, जहां से जो क्या बोलते हैं, जो राजस्व जो मिलती थी वो सीधे सीधे मतलब विश्वविद्यालय को जाता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जीरो लैब बिहार के तहत 90 से अधिक स्टार्टअप स्थापित किए गए। ठीक है, जीरो लैब बिहार के तहत 90 से अधिक आपको स्टार्टअप आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जीरो लैब इन एक्यूबेशन सेंटर आईआईटी पटना के सहयोग से बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की एक पहल है। ठीक है, तो जीरो लैब इन एक्यूबेशन सेंटर आईआईटी पटना के सहयोग से बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की एक पहल है। क्या होता है इसमें? पर्पस क्या है इसको? जीरो लैब बिहार के तहत 90 से अधिक स्टार्टअप स्थापित किए गए, पर्पस क्या है? तो पर्पस की जरा में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, पर्पस क्या है बताइए, इसका पर्पस पढ़िए इसका। इच्छुक उद्यमियों को विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में अवसरों के बारे में जागरूकता, विचार समर्थन का उपयोग करके अपने व्यावसायिक विचारों को विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इच्छुक उद्यमियों को विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में अवसरों के बारे में जागरूकता, विचार समर्थन का उपयोग करके अपने व्यावसायिक विचारों को विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करना। इसका एक्यूबेशन सेंटर कौन होगा? एनआईटी पटना। एनआईटी। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखें, एनआईटी पटना। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तत्कालीन बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग डीसी 1924 को 2004 में एनआईटी पटना में परिवर्तित करी। इंपोर्टेंट डाटा, इसको पढ़ लीजिए एक बार। कब हुआ था? बिहार, बीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? बिहार। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ये 1924 में जब बनी थी, इसको क्या किस नाम में परिवर्तित कर दिया गया? एनआईटी पटना 2004 में बनी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो एनआईटी पटना मतलब इनको बना दिया गया था 2004 में। ठीक है, आप जानते हैं एनआईटी पटना, पटना में आईआईटी भी है, पटना में निफ्ट भी है, पता है? निफ्ट भी है। क्या होता है निफ्ट का मतलब? क्या होता है? सूचकांक पर है क्या? और वो निफ्टी होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, वो निफ्टी है, निफ्टी 50। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भी है पटना में। ठीक है, एनआईटी भी है, आईआईटी भी है। ठीक है, अब आता है फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में बड़ी संख्या में वैज्ञानिक नियुक्त। बिहार पुलिस ने अपनी फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में 86 वरिष्ठ वैज्ञानिकों को नियुक्त किया है। कितने को? 86 वरिष्ठ वैज्ञानिकों को नियुक्त किया है। ठीक है, बिहार पुलिस की फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में नई नियुक्ति से पहले वरिष्ठ वैज्ञानिकों की संख्या केवल 21 थी। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 क्या है? तो मतलब इसमें आप देखोगे इसमें किसी भी एफआईआर पे मतलब 75 दिन के में उसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, पता है ना, मिशन इन्वेस्टिगेशन बिहार पुलिस के द्वारा @75 चलाया गया था। इसी को सफल बनाने के लिए वैज्ञानिकों की नियुक्ति की गई है। ठीक है, आपका जो एग्जाम में जो प्रश्न जो आएगा वो आएगा, इससे आएगा, और सबसे पहली बात मेंस में आएगा। और अभी मेरे बात को मार्क या तो 20 नंबर में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा मेंस में, या फिर 38 नंबर में। ठीक है, नोट कर लीजिए, भीसी में रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ 100% आएगा, मेरी बात हो गई। ठीक है, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के तहत जो चीजें जो है उससे मेंस में 100% प्रश्न पूछने जा रहा है इसमें। ठीक है, बिहार ने, ठीक है, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन जिसको ईवी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति 2023 के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद पे मोटर वाहनों, ठीक है, मतलब मोटर व्हीकल एमवी प्रोत्साहन देना शुरू किया है। ठीक है, कैसे देंगे? सभी प्रकार के ई वाहनों, दो पहिया फिर दो पहिया क्यों भाई? 2 पहिया, 3 पहिया, 5 पहिया, 4 पहिया होगा। 2 पहिया, 4 पहिया, 5 पहिया में क्या है भाई? तो तीनों पहिया हो सकता है, 2 पहिया, 3 पहिया। 3 पहिया तो समझ, 5 पहिया किसमें होता है? उसका इंग्लिश अलग से बनाएगा क्या?
अलग से बनाएगा क्या ये लोग? दो दो पहिया, पहिया, तीन तीन पहिया, पहिया और चार पहिया ही था। चार पहिया होगा, तो ठीक उसमें है, हाँ। पिछला बार वाला में दिया था, जो पटना में आयोजित हुआ था मौर्य होटल में। ये लोग बेसिक बेसिक गलती करता है, ठीक है, जो भी हो हमको बस इतना समझना है से क्या है हाँ। ये, ठीक है। और इस पे मैं एक नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करूंगा बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति पे, ठीक है। सभी प्रकार के ई वाहन की बात करेंगे, जो कि हल्के और भारी मोटर वाहन भी हो सकते हैं, कि खरीद पे 50 से 75% का रोड टैक्स डीलर द्वारा पंजीकरण समय दिया जाएगा। 50 से लेके 75% तक रोड टैक्स मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के बारे में पढ़ते हैं। उद्देश्य क्या है? तो राज्य के ईवी के विकास को बढ़ावा देना है। बिहार का लक्ष्य 2028 तक खरीदे गए पंजीकृत नए वाहनों में 15% ई वाहन शामिल होना। मतलब 2028 तक जो भी वाहन खरीदे जाए उसमें से कम कितने 15% मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए, ठीक है। आप देखेंगे बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति में पहली 1000 व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक कारों पर 1.25 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। कितना? 1.25 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा वैसे लोगों को जो सबसे पहले 1000 गाड़ी खरीदेंगे, 4 व्हीलर, ठीक है। मोटर वाहन कर पे 75% तक की सब्सिडी भी आपको दिखी जाएगी। मोटर वाहन कर, समझ रहे हैं, मतलब गाड़ी पे नहीं, रोड टैक्स वगैरह पे, ठीक है। आप देखिए शुरुआती 3 वर्षों में सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए बिजली दरें 30 सब्सिडी, मतलब हो सकता है अब जो इलेक्ट्रिक गाड़ी की जब संख्या बढ़ेगी तो चार्जिंग स्टेशन भी तो स्थापित होगा ना। तो चार्जिंग स्टेशन पे आप जाएंगे तो सीधे चार्ज करने के लिए फ्री में तो आपको चार्ज नहीं करने देगा, उसके लिए पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको उसके लिए जो मतलब चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा, ये तो सार्वजनिक हो सकता है, सबके लिए है, ओपन फॉर ऑल। एक हो सकता है अर्ध सार्वजनिक हो सकता है। तो वहां पे 30% तक की सब्सिडी दी जाएगी, जो मतलब क्या देंगे, स्टार्टअप मतलब डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है 30% सब्सिडी किस पे है? चार्जिंग स्टेशन पे है। मोटर वाहन पे 50 से लेके 75% तक रोड टैक्स फ्री होगा, ठीक है। पहले 1000 लोगों के मतलब कितना 1.25, ठीक है, लाख रुपया मतलब प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, बाइक पे प्रोत्साहन राशि कितना जानते हैं? 10,000 रुपया। कितने हैं? 10,000 रुपया, ठीक है। बाइक पे कितने हैं? 10,000 रुपया। कार पे कितना है? 1.25 लाख रुपया, ठीक है, मतलब 1.25 लाख रुपया। आप देखेंगे दक्षिण एशिया में पशुओं की सुरक्षा के लिए पटना घोषणा पत्र, पटना घोषणा पत्र ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पटना डिक्लेरेशन का संबंध किससे है? तो प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड, किससे है? पक्षियों की सुरक्षा के लिए। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पक्षियों के अवैध शिकार से उत्पन्न चुनौतियों को सामना करने के लिए बिहार सरकार ने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में पटना घोषणा पत्र जारी की। उद्देश्य की बात करेंगे तो पक्षी संरक्षण में, ठीक है, CAF और पूर्वी एशियाई ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे के साथ देशों और संगठनों के बीच में अत्यधिक सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। प्रमुख बिंदु की बात करेंगे तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग और बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कौन कौन मंत्रालय इसमें है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा, ठीक है। कौन कौन है तो ध्यान रखिए, मंत्रालय की बात करेंगे पर्यावरण, वन और मंत्रालय। अब बॉम्बे की संस्था का नाम क्या है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, दोनों का नाम ध्यान में रखना है, ठीक है। अब पटना घोषणा पत्र की सिफारिश है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ऊपर का तो सारी बात ऐसे ही दिया रहेगा मन लगाने के लिए, ठीक है। पटना घोषणा पत्र, ठीक है, बर्ड्स को सुरक्षा देने के लिए, पक्षियों को सुरक्षा देने के लिए है। अब पटना घोषणा पत्र क्या क्या सिफारिश करती है सो देखेंगे। प्रवासी पक्षियों की अवैध हत्या, कहीं नहीं ले जाने पे व्यापार पे एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, ठीक है। प्रवासी पक्षी जो होंगे, ठीक है, जो मेहमान पंछी जिनको कहते हैं, जो कि साइबेरियन वगैरह से आता है, क्योंकि उन समय उन इलाकों में बहुत अधिक बर्फ जम गया रहता है, तो उनको वहां से क्या करना पड़ता है? प्रवास करना पड़ता है, ठीक है। तो प्रवासी पक्षियों की अवैध हत्या, कहीं ले जाने और व्यापार पे एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। बिजली के तारों पर उनकी सुरक्षा के लिए प्रवासी पक्षियों के वितरण पर डेटा संग्रह, बिजली की तारों पर उनकी सुरक्षा के लिए प्रवासी पक्षियों के वितरण पर डाटा संग्रह एकत्र किया जाएगा। पक्षियों को बिजली के झटके टकराव को रोकथाम और शमन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ होंगे। प्रमुख स्थलों पर जल पक्षियों के नियमित रोग निगरानी होगी, ठीक है। तो सारे के सारे जो है ये पटना घोषणा पत्र की सिफारिश है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखिएगा पटना घोषणा पत्र किसकी सुरक्षा से संबंधित है, क्या बताएंगे? पक्षी पंछी से, ठीक है। मुख्य रूप से कौन से पंछी? मुख्य रूप से कौन सा पंछी? प्रवासी पक्षी, ठीक है। प्रवासी पक्षी का बिहार में निवास स्थान कहाँ कहाँ पे है? एक तो बेगूसराय का कांवड़ बेगूसराय में पक्षी आती है सर। बक्स
ये वाला कहाँ पे था? जमुई। जमुई में, ठीक है, वो भी पंक्षी अभयारण्य, ठीक है, इसे ध्यान में रखें, ठीक है। अब आते हैं बिहार का मौसम पूर्वानुमान प्रणाली और राष्ट्रीय स्तर पे अपनाया जाएगा, ठीक है। बिहार की मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पे क्या किया गया, अपनाया जाएगा, ठीक है। बिहार मौसम पूर्वानुमान प्रणाली पंचायत स्तर पे 15 मिनट में मौसम की जानकारी प्रदान करती है। क्या पता ये लोग काम करती भी है कि नहीं, ठीक है। तो बिहार मौसम पूर्वानुमान प्रणाली पंचायत स्तर पे 15 मिनट में मौसम की जानकारी प्रदान करेगी। 15 दिन में भी कर दे तो बहुत बड़ा डेवलप की बात है, 15 मिनट तो छोड़िए, ठीक है। फिलहाल राज्य में 5 दिनों का सटीक मौसम पूर्वानुमान जारी किया जा रहा है। बिहार की सभी पंचायतें में मौसम बिहार से जुड़ गई है, ठीक है। मौसम बिहार का काम क्या होगा, तो मौसम बिहार का मतलब काम क्या होगा, वेदर को फोरकास्ट करना, मौसम का पूर्वानुमान करना, ठीक है। जो कितने मिनट पे जानकारी देगी, कितने मिनट पे, 15 मिनट पे, ठीक है। अभी कितने दिनों पे मिल रही है, 5 दिनों पे, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय, लगातार रहता है। जैसे अगर आप मौसम वाला देखिएगा ना, वेदर, तो वो आपको 5 दिन का लगातार देगा। आज से लेके 5 दिन तक का लगातार आपको पूर्वानुमान जारी करता है। मौसम बदलेगा, ये बेवकूफ है ये लोग। 15 मिनट पे थोड़ी ना कुछ चेंज होता है। 15 मिनट पे चेंज होगा तो क्या बारिश अगर 15 मिनट कंटिन्यू नहीं हो सकता है, क्या परिवर्तन आएगा 15 मिनट समझ में? लिए मौसम आ जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए गए बिहार के अन्य मॉडल, तो हर घर बिजली, जो कि सौभाग्य योजना, हर घर बिजली कौन सा योजना है मोदी जी का, सौभाग्य योजना है ना, स्वभाव। ठीक है। स्मार्ट मीटर को भी अपना लिया है, जीविका भी अपना लिया, हर घर नल जल को भी अपनाया गया राष्ट्रीय स्तर पे, बीजों की डोर स्टॉप डिलीवरी, ये सब बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अब बिहार सरकार के दबाव से मतलब राष्ट्रीय स्तर पे जो सरकार है हमारी योजना को कॉपी किया है, ठीक है, ऐसा उनका मानना है। हर घर बिजली, स्मार्ट मीटर, जीविका, हर घर नल जल, बीजों की डोर स्टॉप डिलीवरी, ये सबकी बात करेंगे। बिहार की योजना है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए गए बिहार के अन्य मॉडल है, ठीक है। अब देखें बिहार आर्थोपेडिक एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस राजगीर में संपन्न हुआ है, ठीक है। बिहार आर्थोपेडिक एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस कहां पे संपन्न हुआ है, तो राजगीर में संपन्न हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 9 फरवरी से प्रारंभ होकर 3 दिवसीय बिहार आर्थोपेडिक एसोसिएशन सम्मेलन कहां पे प्रारंभ हुआ, राजगीर में संपन्न हो गया है, ठीक है। तो 9 फरवरी से प्रारंभ होकर 3 दिवसीय बिहार आर्थोपेडिक एसोसिएशन सम्मेलन राजगीर में मतलब क्या हुआ, संपन्न हुआ है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस में देश भर के हड्डी रोग विशेषज्ञों ने क्या किया, हिस्सा लिया। यह वार्षिक सम्मेलन, ठीक है, बुआकॉन की स्वर्ण जयंती पर वर्ष के अवसर पर आयोजित हुई है, ठीक है। यह वार्षिक सम्मेलन बुआकॉन की स्वर्ण जयंती पे, क्या है बुआकॉन, क्या होता है भाई, अच्छा है, मतलब इसका फुल फॉर्म बिहार आर्थोपेडिक एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस को बुआकॉन, ठीक है। तो बिहार आर्थोपेडिक एसोसिएशन कहाँ पे हुआ है, ये मतलब ये हड्डी से संबंधित है सम्मेलन, राजगीर में हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिए थीम क्या था, ट्रिप्स ट्रिक्स और इनोवेशन, ठीक है। टिप्स ट्रिक्स एंड इनोवेशन इसका क्या था, थीम था, ठीक है। सम्राट चौधरी की बात करेंगे और विजय सिन्हा दोनों बिहार के मतलब क्या बने, डिप्टी सीएम बने। सम्राट चौधरी के पास वित्त मंत्रालय भी है, नहीं सम्राट चौधरी के पास ही है ना। जी सर। डिप्टी सीएम की नियुक्ति एक राजनीतिक समझौते का प्रतिनिधित्व करती है, जो अक्सर गठबंधन सरकार के गठन के बाद देखा जाता है। डिप्टी सीएम का पद कोई संवैधानिक पद नहीं है। डिप्टी सीएम का पद, उप प्रधानमंत्री का पद कोई संवैधानिक, डिप्टी सीएम एंड उप प्रधानमंत्री जस्ट लाइक ए कैबिनेट मंत्री, ठीक है। उनको जो भी चीजें जो मिलती है, जो सुविधा सैलरी वगैरह जो भी मिलता है, वो सब मतलब एक कैबिनेट मंत्री के बराबर ही मिलता है। कहने का मतलब डिप्टी मतलब पीएम सीएम जोड़ लीजिए, लेकिन कुछ खास नहीं होता, ठीक है। यह पद जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है, फिर भी यह भारतीय राजनीति का एक दीर्घकालीन विशेषता बना हुआ है, ठीक है। चलो ध्यान में इसको रखना, हालांकि पावर कुछ नहीं होता है, ठीक है। डिप्टी सीएम जो राज्य में कैबिनेट मंत्री के समान, अभी मैंने बोल दिया ना, कैबिनेट मंत्री के समान वेतन और सुविधाएं प्राप्त हुई, ठीक है। डिप्टी सीएम, अरे प्रधानमंत्री भी कैबिनेट मंत्री से बहुत बड़ा नहीं होता। बोला जाता है मंत्रियों में वो समकालीन होता है, लेकिन मंत्रियों में श्रेष्ठ होता है, समकालीन मंत्रियों में श्रेष्ठ होता है। ऐसा थोड़ी से प्रधानमंत्री का पद जो है, ठीक है, से मतलब से मंत्री कैबिनेट मंत्री से बहुत बड़ा नहीं, मंत्रियों में वो श्रेष्ठ होता है, इसलिए उसको प्रधानमंत्री कर, मंत्री वो भी है लेकिन क्या है, मंत्रियों में क्या है, वो श्रेष्ठ है, ठीक है, इसलिए मंत्रियों को लीड करता है। डिप्टी सीएम को राज्य में कैबिनेट मंत्री के समान वेतन सुविधाएं मिलती है, जस्ट लाइक वहां पे उप प्रधानमंत्री को, ठीक है। अतिरिक्त जानकारी की बात करेंगे तो भारत में पहले डिप्टी सीएम बिहार के अनुग्रह नारायण सिन्हा बने थे, ठीक है। भारत में पहले डिप्टी सीएम बिहार के कौन बने थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा बने थे श्री कृष्ण सिंह के सरकार में। राज्य के पहले सीएम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद वो बिहार कांग्रेस के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। कर्पूरी ठाकुर 1967 में महामाया प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व वाले राज्य में पहली बार
गैर कांग्रेसी सरकार में बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम बने थे, ठीक है। तो बिहार में पहली बार जो गैर कांग्रेसी सरकार जो बनी थी 1967 में बनी थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब 1968 में क्या होती है, इमरजेंसी भी आपको बिहार में इमरजेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन सबसे पहली बार 1968 में भोला सिंह, क्या नाम था, भोला पासवान शास्त्री, क्या नाम था उनका, भोला पासवान, ठीक है, ठीक है। उनके सरकार में, ठीक है। शास्त्री। आ, भोला पासवान शास्त्री नहीं होगा, पूरा भोला पासवान नहीं था कि शास्त्री भी था? शास्त्री है। भोला पासवान। ठीक है, आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे तो के.एम. शर्मा बनाम देवीलाल और अन्य 1990 का मामला है। देवीलाल जानते हैं, देवीलाल कौन थे, हरियाणा के ताऊ कहे जाते हैं, ठीक है, वरिष्ठ नेता थे, उप प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, देवीलाल साहब, ठीक है। 1989 में बीपी सिंह की सरकार में उप प्रधानमंत्री के रूप में देवीलाल की नियुक्ति को अदालत में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने देवीलाल की नियुक्ति को यह कहते हुए बरकरार रखा कि उप प्रधानमंत्री के रूप में उनका चयन उन्हें प्रधानमंत्री की कोई शक्तियां प्रदान नहीं करता, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की कोई शक्तियां प्रदान नहीं किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसलिए बस मन लगाने वाला पद है, ठीक है, गठबंधन की सरकार में चल जाता है, दूसरे वरिष्ठ नेता को चलो उप प्रधानमंत्री बना देते हैं, या फिर बात करेंगे तो क्या बोलते हैं उसको, उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री गुजरात से आपको आया, आडवाणी जी गुजरात से थे। हमारे बात करेंगे तो पहले उप प्रधानमंत्री ये भी बने थे, क्या नाम है, भारत के पहले गृह मंत्री भी सबसे पहले उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल साहब भी उप प्रधानमंत्री रहे थे, शायद ये भी रहे थे, गुलजारीलाल नंदा भी उप प्रधानमंत्री रहे थे क्या, एक बार चेक कीजिएगा भारत में कितने उप प्रधानमंत्री ने गुजरात सर्वाधिक उप प्रधानमंत्री दिया है। आप देखेंगे ईबीसी आयोग बनाने के सरकार के फैसलों को पटना हाई कोर्ट में बरकरार रखा, ठीक है, ईबीसी आयोग बनाने के सरकार के फैसलों को पटना हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है, ठीक है। शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ईबीसी के राजनीतिक आरक्षण का निर्धारण करने के लिए बिहार में इनकी आबादी के राजनीतिक पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, आयोग की स्थापना की गई। देखिए पिछड़ा ओबीसी का दो है, ओबीसी में दो है, एक ओबीसी है अडर बैकवर्ड क्लास है, एगो है क्या है, ओबीसी 2 है, जिनको ईबीसी कहते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आता है, ठीक है। 2022 में बिहार के ईवीएलबी चुनावों में ईबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण दिया गया था, ठीक है, ध्यान में रखना है। आप चलेंगे, सीएम नीतीश कुमार ने आधुनिक राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का उद्घाटन किया। तो सीएम नीतीश कुमार ने क्या चीज का उद्घाटन किया है, आधुनिक राज्य, ठीक है, आपातकालीन परिचालन केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है, ध्यान रखें किनके द्वारा, तो सीएम नीतीश कुमार के द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इस आधुनिक प्रणाली में सभी जिला, इस आधुनिक प्रणाली के सभी जिला आपातकालीन परिचालन केंद्रों के साथ त्वरित सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकेगा, ठीक है। उन्होंने नोवेल एंड, ठीक है, उन्होंने नोवेल एंड, ठीक है, इंटेंस टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ऑफ सेविंग ह्यूमन लाइफ के नाम से एक डिवाइस को लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है, नीतीश, क्या नाम है, नीतीश। नीतीश का फुल फॉर्म क्या होगा, नोवेल एंड, ठीक है, इंटेंस टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, इंटरवेंशन फॉर सेविंग ह्यूमन लाइफ, क्या नाम है उसका, नाम क्या है, नीतीश, ठीक है। नीतीश डिवाइस की बात करेंगे, आपदा के समय में काम आएगी। नीतीश डिवाइस आने वाली आपदा जैसे वज्रपात, बाढ़, लू, ठंडी लहर आदि को 30 मिनट पहले लोगों को सचेत कर देगी, ठीक है। तो नीतीश डिवाइस जो है सीएम नीतीश कुमार के द्वारा आधुनिक राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का उद्घाटन किया गया, वहां पर नीतीश डिवाइस को लॉन्च किया गया। तो नीतीश डिवाइस का फुल फॉर्म क्या होता है, नोवेल एंड इंटेंस टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेविंग ह्यूमन लाइफ, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, नीतीश बोलते हैं, ठीक है। किससे किससे लोगों को सचेत करेगी, आपदा से, कितने मिनट पहले कर देगी सचेत, 30 मिनट पहले। बिल्कुल, तो ध्यान रखिए कितने मिनट कर देगी, तो 30 मिनट पहले सचेत कर देगी, ठीक है। बहुत ज्यादा है क्या, ठीक है, तो यहीं पे रखेंगे आपदा पे नीतीश कुमार, वैसे भी आपदा ही है, ठीक है। कहाँ पे है ये, नीतीश कुमार का कुछ तो ठीक है ना, हाँ सही है, वो आपदा से कम थोड़ी ना। 16 तक करवा दिए हैं, ठीक है, हम लोग कल 17 से बात करेंगे, ठीक है।